भाई साहब ने सुनाई बहुत ही शानदार वर्तमान स्थिति को, और वो संदर्भ हमसे ही जुड़ा हुआ है। वो बच्चे हमारे से पढ़ करके निकलते हैं, हमारे द्वारा तैयार होते हैं, उस विषय की चिंता थोड़ा सा करना। समाज में किस तरीके की मतलब शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वास्तविकता वो ये एक एक पॉइंट बिल्कुल अंदर तक जाने वाली है। तो उसके साथ ही हमने किया, लेकिन उन चीज़ों से हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है। समाज के नेतृत्व करता हम ही। एक प्रसंग से आपको जोड़ता हुआ मैं इस विषय की तरफ बढ़ूंगा। सबसे प्रारंभिक जो गुरु माने जाते हैं व्याकरण में, बृहस्पति आचार्य महाविद्वान हुए हैं, उनको गुरु की संज्ञा दी गई। तो बृहस्पति जैसे बुद्धिमान गुरु और उनके शिष्य हैं इंद्र, महान तीक्ष्ण बुद्धि वाले इंद्र। बृहस्पति आचार्य जब इंद्र को शिक्षा दे रहे हैं तो उनका अध्ययन का जो काल है 1,000 दिव्य काल है। 1,000 दिव्य काल का मतलब होता है यानी 1,000 दिव्य काल, और दिव्य काल का मतलब अगर हम मानव वर्ष में अगर उसको गणना करते हैं तो लगभग 3,65,000 वर्ष हमारे होते हैं। मतलब दिव्य यानी देवताओं का एक वर्ष कितना होता है, तो हमारा जो 365 दिन का जो एक वर्ष 12 महीने होता है वो देवताओं का 24 घंटे में पूरा हो जाए, यानी उनका इतना। तो 1,000 दिव्य काल का मतलब अगर हम गणना करेंगे, हमको जीना पड़ेगा तो लगभग 3,65,000 तक हमारा जीवन होगा। कितने बार मर जाएंगे, कितने बार पैदा हो जाएंगे, इतने कालखंड तक बृहस्पति आचार्य ने इंद्र को शिष्य मानकर उनको ज्ञान का उपदेश किया, विद्या का उपदेश किया, शिक्षा का उपदेश किया, लेकिन तब भी वो विद्या पूर्ण नहीं हुई है। ज्ञान का इतना अथाह भंडार है, तब भी वो पूरी नहीं होती है। तो हम एक वर्ष में एक बच्चे को कितना सिखा पाएंगे और उसको कितना तैयार कर पाएंगे। तो उन्होंने एक सूत्र बताया और उसी सूत्र का हमको पालन करना होता है। हम सभी जानते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। चतुर्विश्च प्रकारे विद्या उपयुक्ता, 4 प्रकार से विद्या को उपयुक्त माना गया। यानी जो उसको देखना है विद्या की जो क्वालिटी है, उसको किस तरीके से हम उस ग्राउंड लेवल तक पहुंचा सकते हैं। हम जो शिक्षण करवा रहे हैं, बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, वो वास्तव में बच्चों तक 100% उतर रहा है या नहीं, उसका परीक्षण कैसे होना है। तो एक शिक्षक को अपने क्लासरूम में किस तरीके से सोच करके पढ़ाना चाहिए कि मैं 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा जो पढ़ा रहा हूं, वो ज्ञान उस बच्चे तक वास्तव में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो वो 4 प्रकार से उस विद्या को माना है जो बृहस्पति गुरु ने हमको, इंद्र जैसे शिष्यों को पढ़ा करके हम तक पहुंचे हैं। भगवान पतंजलि हुए हैं जिन्होंने महाभाष्य लिखा है, उसमें इस संदर्भ को दर्शाया गया है। तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है आगम। आगम कालेना, स्वाध्याय कालेना, प्रवचन कालेना और व्यवहार कालेना, ये 4 प्रकार बताए। आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार। सबसे पहले जो विद्या सीखी जाती है वो आगम से सीखी जाती है। आगम का मतलब होता है श्रवण करना। सबसे पहला स्टेज यही आता है। एक गुरु कक्षा में खड़ा होकर के जब वाचन करता है, पढ़ाता, अध्यापन करवाता है, तो शिक्षक का जो सबसे जो शिष्य है उसका पहला संस्कार होता है श्रवण। LSRW की जो टीचिंग हम लोग देखते हैं उसमें भी सबसे पहला संस्कार LSRW। तो लिसनिंग जो वाला सिस्टम है, श्रवण करना, वो सबसे पहला आगम है। और उस आगम के द्वारा जो विद्या प्राप्त होती है, जो विद्यार्थी सीख पाता है वो केवल 10% सीख पाता है। 10% उससे सीखता है। उसके बाद में आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब मनन करना। हमने जो पढ़ाया है, बच्चे ने जो सुना है, उस श्रवण संस्कार के द्वारा वो स्वयं चिंतन करना सीखे, मनन करना सीखे कि गुरुजी ने ये पढ़ाया है, और उस ज्ञान को अपने दिमाग के अंदर रिवाइज करना बार बार, उसको कहते हैं स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी जिसको आप बोल सकते हैं। उससे केवल 20% ज्ञान प्राप्त होता है।
20% की विद्या उसको मिलती है। तीसरा आता है प्रवचन काल, जिसपे हमको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। प्रवचन काल का मतलब जो श्रवण किया है 10% और 20% जो स्वाध्याय चिंतन मनन किया है उसका विद्यार्थी प्रवचन करके यानी बोल करके अगर दूसरे बच्चों के साथ में कन्वर्सेशन करके अगर उनको समझाता है, पढ़ाता है, जैसे एक टीचर हम लोग जानते हैं कि हम जब पढ़ाते हैं तो कितना ज्ञान हमको अंदर सीखने को मिलता है। तो जो 30%, 10% प्लस 20% जो ज्ञान स्वाध्याय तक प्राप्त किया था उतना का उतना ही ज्ञान प्रवचन करने में प्राप्त होता है। यानी प्रवचन करने के बाद उस बच्चे का जो ज्ञान होगा किसी भी व्यक्ति का वो 60% ज्ञान प्राप्त हो जाता है। किसी भी टॉपिक पर अगर उसने यानी बच्चे ने सुना, उसने स्वाध्याय किया और स्वाध्याय के बाद में कक्षा में खड़ा होकर के बच्चों के सामने अगर अपना स्पीच बोल रहा है, भाषण कर रहा है, तो उससे उसकी जो सीखने की जो प्रक्रिया वो 60% तक पहुंच जाती है। उसके बाद बचा 40% होता है व्यवहार से। व्यवहार के साथ साथ जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वो व्यवहार से वो शिक्षण प्राप्त करता जाता है। हम ये सोचें कि बच्चा अगर 100% सीखे तो नहीं। व्यवहार का मैं एक ऐसा उदाहरण आप लोगों को देता हूं कि गुरुकुलों का एक प्रसंग है। उसमें एक गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं और उनको पहले दिन एक पाठ पढ़ाया, सत्य बोलना चाहिए। अच्छे से समझाया प्रसंगों के द्वारा, कथाओं के माध्यम से कि सत्य कैसे बोलना चाहिए। और उन्होंने एक होमवर्क भी दे दिया गृह कार्य की, सुबह आकर के आप लोगों को यह पाठ सुनाना है पूरा। सभी शिष्यों ने सत्य बोलना चाहिए इस पाठ को याद करके पूरा चिंतन मनन करके गुरुजी के सामने सुनाया। गुरुजी ने धन्यवाद कहा उनको। फिर दूसरे दिन उसी दिन एक पाठ और पढ़ा दिया कि कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन बच्चों ने वैसे की वैसे तैयारी करके कक्षा में सुनाया। सभी बच्चों ने सुना दिया, लेकिन एक बच्चा था, उसने कहा गुरुजी मेरे को पाठ याद नहीं होगा। गुरुजी ने फिर कहा कि आप एक बार और करिए। दूसरे दिन सुनाए। दूसरे दिन भी वही स्थिति, सभी बच्चों ने सुना दिया लेकिन उसने नहीं कहा कि मेरे को बिल्कुल भी पाठ याद नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। फिर तीसरे दिन हुआ, तीसरे दिन भी वही कंडीशन हुई उसकी। गुरुजी थोड़े से नाराज होने लगे, क्या मैटर है, सब बच्चों को याद हो रहा है, इसको क्यों याद नहीं हो रहा है। तो फिर जब चौथे दिन यही कंडीशन हुई कि गुरुजी मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं, आप चाहे कुछ भी नहीं का याद करके लाना ही पड़ेगा, याद करना है। सब बच्चे तुमको कैसा दिमाग है तुम्हारे पास, मतलब क्यों याद नहीं हो पा रहा। कि कल अगर याद करके नहीं आए तो फिर डंडों से पिटाई होनी है, आपको बहुत पिटाएंगे। अब जैसे ही दूसरे दिन वो आता, अगले दिन, तो उसके बाद फिर आकर के कह दिया गुरुजी याद नहीं। गुरुजी ने डंडा मंगवाया बढ़िया सा और हाथ निकल गए उसकी ऐसी धुलाई की। फिर उसने कहा गुरुजी याद हो गया, समझ गया। तो गुरुजी ने कहा कि ये क्या, जब 4 दिन से तुमको पाठ याद नहीं हो रहा, अभी याद हो गया। गुरुजी ने कहा कि मैंने वो जो आपने बात कही थी ना कि क्रोध नहीं करना चाहिए, तो आज मैंने वो समझा, यानी व्यवहार से सीखा कि डंडे मारने पर एक गुरु के द्वारा जब शिष्य को डंडा मारा जा रहा है तो उसको क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस पे, इसका मतलब मेरे को क्रोध नहीं आया आपके मारने पर, तो मैंने सीख लिया, मतलब नियंत्रण करना सीखा। ये व्यवहार होता है। साक्षात्कार जब विद्या का हो जाता है तो उसी को हम व्यवहार पढ़ते हैं। वो जो 40% है, जब हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो भी ज्ञान है बच्चे ने अपने अगर व्यवहार में उतार लिया है, व्यवहार के द्वारा साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, तब जाकर के उसको 40% यानी 100% उसको ज्ञान प्राप्त होता है। और आधुनिक जो शिक्षाविद है वो भी इसी बात को मानते हैं। उनकी भी जो शिक्षा की परिभाषा वो भी यही दी जाती है कि व्यवहारगत परिवर्तन को ही शिक्षा कहते हैं। व्यवहारगत परिवर्तन को शिक्षा मतलब हम कह रहे हैं, लेकिन बच्चे में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है, इसका सीधा सा मकसद है। अगर हमने क्लास में, आप छोटे छोटे उदाहरण अपने रूम में देख सकते हैं, स्कूलों में भी देख सकते हैं, बच्चों से हमने कहा कि लाइन से चप्पल खोलनी है, रोजाना कहते हैं, लेकिन बच्चे क्या नहीं खोल पा रहे। ये आपको मिल जाएंगे सब जगह और ट्राई करना। बच्चे लाइन से, हम साल भर कहते आ रहे हैं, लेकिन बच्चे लाइन से चप्पल क्यों नहीं खोल पा रहे। इसका मतलब हम जो शिक्षा दे रहे हैं अभी तो उसमें क्या नहीं उतरी हो, व्यवहार में नहीं आई है।
और जब तक व्यवहार में नहीं उतरती है तब तक शिक्षा मानी नहीं जाती। हम जो विद्यालय शिक्षा दे रहे हैं, क्या हमारे पूर्वज क्या सभी पढ़ने जाते थे? लेकिन उन्होंने कुछ चीजें ऐसी है जो गुणात्मक शिक्षा है उसको अपने जीवन में धारण किया हुआ है, तो फिर हम उसको अनपढ़ कैसे मान सकते हैं? हमारे को अगर उन्होंने शिक्षा दी, एक दिन भी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनके पास जो ज्ञान है वो हमारे जीवन को निखारने वाला ज्ञान है। उन्होंने अपने जीवन में धारण किया तो व्यवहार किया, तो व्यवहार कर लिया, तो इसका मतलब 100% हो गया। भाई साहब ने अभी वो गजल सुनाई, वो वाली स्थिति है कि जब आगम तो किया, श्रवण किया, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया कि हम क्या एक्टिविटी बच्चों के सामने कर सकते हैं, जो अगर एक टीचर यहाँ खड़ा होकर के केवल प्रवचन करके बच्चों को सुना रहा है और बाद में अगर उसका रिजल्ट प्राप्त नहीं किया तो वो केवल 10% 20% ही बच्चा सीख पाता है। तो हम ऐसी एक्टिविटी उसको बच्चों को डाले क्लास में कि जैसे ही जिस दिन पाठ को पढ़ा दिया उस दिन उसको बोले भैया स्वाध्याय करके आना, प्रवचन होना है कल। तो सब बच्चों को कक्षा में प्रवचन करने का अवसर दो। अवसर प्रवचन करने का, अगर बच्चा स्टेज पर जाकर के बोलता है तो कई बार दिक्कतें आती, पैर कांपने लगते हैं, उसका जो जितना सुना है वो भी याद नहीं रहता है, भूल जाता है। ये स्थिति हमारी भी होती है, जब मंच पे खड़े होते हैं तो बहुत सारी चीजें, लेकिन बोलने के लिए उस बच्चे को जो सुना है, गुरुजी ने क्या सुना है, तो उसको याद करें। फिर स्वाध्याय खुद करना सीख जाएगा, सेल्फ स्टडी करेगा, किताबों को देखेगा, मंच पे जाकर के और बोलेगा, तो मंच पे जैसे ही बोलेगा तो उसका जो पीछे का ज्ञान है वो और ज्यादा द्विगुणित तो होकर के सामने आता है। वो अपना खुद का अनुभव जोड़ता है, आसपास जो व्यवहार में सीखी हुई चीजें हैं उनको भी निखार करके सामने रखता है। तो बच्चों को इस तरीके से हमको थोड़ा सा करना चाहिए, अपने उस स्टडी फॉर्मेशन में थोड़ा सा बदलाव भी करने की आवश्यकता है। नहीं तो अगर हम समाज के अंदर ऐसी ही शिक्षा देते रहे तो समाज विकृति की ओर जाएगा, उसका और जो भी समस्या खड़ी होती है वो सारी आज आई हुई समाज में हम देख सकते हैं। लेकिन जो गुणात्मक शिक्षा की बात करते हैं, SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम पढ़ रहे हैं, FLN में भी आता है गुणात्मक शिक्षा क्वालिटी गोल, तो उसको थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। यानी सबसे पहला संस्कार श्रवण होना चाहिए, उसके बाद मनन, बच्चों को अवसर देना चाहिए कि मनन करें, उसके बाद उसको पर्याप्त अवसर दो क्लास में बोलने का। आप एक ऐसा अगले दिन है कि भैया बोलेंगे, 2-2 मिनट बोलिए, प्रत्येक टॉपिक पे बोलना सीखिए। बच्चों को ऐसे छोड़ना नहीं तो फिर है एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वो बदलती है। अगर हमने सकारात्मक दिशा में उसको नहीं डाला तो गलत दिशा में जाएगी, वो कोई किसी भी प्रकार की समस्या खड़ी करेगी। तो आप सभी है विद्वान साथी, तो हम जो देख रहे हैं उसमें हमको और ज्यादा कुछ नया चिंतन करने की जरूरत है। और शिक्षक तो वही होता है जो लगातार हर पल नया चिंतन करता है, नया अपडेशन करता है, उसी का नाम शिक्षक है। नई सोच समाज के अंदर विकसित करता है। आप सब ध्यानपूर्वक सुने, धन्यवाद सभी। इसको सेव करने के हो जाएगा।